बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर फसिया इफ्तिखार। तो हमारा आपको पता ही है कि चैनल पे जो शुरू हुए थे कोरोना सीरीज से शुरू हुआ, उसके बाद हमने अपनी न्यूरो से रिलेटेड बीमारियों के बारे में लोगों में आगाही शुरू की। तो एक और बहुत कॉमन प्रॉब्लम है हेल्थ की, जब भी बात की जाती है तो उसमें तीन चीज़ें लिखी जाती हैं। इसे कहते हैं कि ये बेसिकली फ़िज़िकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग का नाम है। तो ये जो ज़हनी बीमारी हैं, इनमें बहुत दफ़ा हमें भी कई दफ़ा प्रॉब्लम होता है, और बहुत सारे हमारे जो मरीज़ आते हैं कई दफ़ा कि मेंटल डिजीज़ होती है और वो फ़िज़िकल सिम्टम्स के साथ आते हैं, और कई दफ़ा बहुत सारी ये फ़िज़िकल डिजीज़ हैं जिनमें साथ साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हो जाते हैं। तो आज हमने मदऊ किया है डॉक्टर फसिया इफ्तिखार को। एक बहुत ही कॉमन बीमारी है हमारे इलाके में, स्पेशली मैं मुहावल नगर जाता हूँ तो वहाँ बहुत ज़्यादा मरीज़ आते हैं, कई दफ़ा मेरे पास भी आ जाते हैं। कि अक्सर लोग जो आम ज़बानी ज़दाम है कि ज़बानी ज़दाम है कि पागलपन का मर्ज़ है। कुछ लोग तो बहुत ज़्यादा उनको पीरों फ़कीरों के पास ले जाते हैं, कुछ कहते हैं कि जिन्न आ गए हैं, उनको मार मार के वो पीर साहब उसका बुरा हाल कर देते हैं। तो आज हमने इनको मदऊ किया है कि हमें बताएं कि वाकई ये क्या एक बीमारी है, इसमें कोई जिन भूत या परियाँ आ जाती हैं और इसको हमने कैसे हैंडल करना है। तो सबसे पहले तो मेरा इनसे सवाल यही है कि ये साइकोसिस बेसिकली या शिज़ोफ्रीनिया ये है क्या चीज़, और इसका वाकई कोई जादू से, कोई जिन परियों से ताल्लुक़ है या एक लोगों के अंदर में ये वैसे ही पाया जाता है। जी डॉक्टर फसिया। अस्सलाम वालेकुम। फर्स्ट ऑफ ऑल यस, साइकोसिस एक बेसिकली बीमारी है। साइकोसिस को हम कुछ इस तरह से कह सकते हैं कि आप नॉर्मल और एबनॉर्मल रूटीन के दरमियान में कहीं पर रिलाई कर रहे हो। यू आर नॉट कम्प्लीटली एबनॉर्मल एंड यू आर नॉट कम्प्लीटली नॉर्मल। अगर आपको लगता है कि कोई फ़लाँ है वो आपको मार देना चाहता है तो डेफिनेटली ये नॉर्मल नहीं है। अगर आपको लगता है कि सामने वाला एक पैनाफ्लेक्स लगी हुई समथिंग लाइक कोई भी चीज़ है वो आप ही से मुखातिब है तो डेफिनेटली नहीं। तो इस तरह की चीज़ों को जब हम रिलाई करते हैं तो ये पागलपन की एक स्टेज हो जाती है। हमारी साइकाइट्री में ना एक बहुत ही कॉमन अम्ब्रेला काउंट किया जाता है कि अगर आपकी 5 सेंसेस नॉर्मल हैं तो उन नॉर्मल सेंसेस के दौरान में आपको डिप्रेशन भी हो सकता है, आपको एंजाइटी भी हो सकती है, आपको नॉर्मल स्ट्रेस भी हो सकता है। लेकिन व्हाट इफ़ अगर आपके नॉर्मल सेंसेस जो हैं वो 5 सेंसेस बेसिक आपके वर्कआउट नहीं कर रही, तो डेफिनेटली आप साइकोसिस की तरफ जा रहे हो, आप साइकोटिक की तरफ जा रहे हो। आपको इस चीज़ से कंसर्न ही नहीं है दैट व्हाट योर लाइफस्टाइल, लोग आपके बारे में क्या परसीव कर रहे हैं, या जो बात आप कर रहे हैं वो हकीकत है या नहीं है, या कोई भी आप इस तरह की बात कर सकते हैं। तो इस मामले में अगर हम देखें तो साइकोसिस एक ट्रीटेबल मैनेजेबल डिज़ीज़ है और लोगों में इसकी अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। आप लोगों को अवेयर जितना ज़्यादा करेंगे कि साइकोसिस के बारे में बताएंगे, उनको बताएंगे कि ये आपके डिल्यूजन्स हैं, ये कोई जिन भूत नहीं है, ठीक है। आपका अपना एक बनाया हुआ सबकॉन्शियस माइंड है जो आपको किसी और तरफ इल्यूट कर देता है कि जी मुझे कुछ नज़र आ रहा है या मुझे कुछ सुनाई दे रहा है। तो बेसिकली हमारे अपने ही दिमाग में आवाज़ें बनती हैं, हमारी अपनी ही इमेजिनेशंस के अंदर चीज़ें जो हैं वो हमें दिखाई देती हैं, और हमारा ही अपना सबकॉन्शियस माइंड एक बिटवीन की स्टेट में जाके हमें कुछ इस तरह का नज़रिया दिखा देता है जो रियल नहीं होता। तो दैट्स इट। और चलिए इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करता जाऊँ कि कई दफ़ा वाकई कुछ फ़िज़िकल डिजीज़ होती हैं, जैसे CLD है या अल्ज़ाइमर, और उसके बाद कई दफ़ा अगर आपने एडिक्शन ली हुई है तो उसमें भी ऐसी सूरत हाल हो सकती है कि पेशेंट को ऐसी कोई चीज़ें नज़र आएँ या वैसा परसीव करे। तो बेसिकली ये एक अच्छा साइकोलॉजिस्ट, एक डॉक्टर या न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ही वो ये डिफ्रेंशिएट कर सकता है कि बेसिकली साइकोसिस है या ये सेकेंडरी कोई साइकोटिक सिम्टम्स हैं किसी फिज़िकल डिजीज़ की वजह से। तो दूसरा हमारा जो एक कॉमन क्वेश्चन होता है जो अक्सर लोग पूछते हैं कि ये वजह क्या बनी, और ये क्या किसी ख़ास मौसम के अंदर होता है या हर मौसम में हो सकता है और हर उम्र के लोगों को होता है। अक्सर जो मेरे पास जो प्रॉब्लम कई दफ़ा पेशेंट्स आते हैं अक्सर शादीशुदा औरतें होती हैं, तो जो उनके घर वाले यही कह रहे होते हैं कि जब से इसकी शादी हुई है उसके बाद जब से ये ससुराल में गई तो उसके साथ ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया। तो क्या इसमें कितनी हकीकत है? अच्छा, एक बड़ी मज़े की बात है कि ये ना हमारे स्टैंडर्डाइजेशन है। आप जैसे नॉर्मल हमारी सोशल क्लासेस होती हैं, लोअर क्लास की अगर हम बात करें ना, तो समटाइम ऐसा होता है कि आप सुन के सिर्फ लोगों की कि फ़लाँ को ये हुआ था,
फ़लाँ को जिन चिमड़ गए थे। तो इस तरह की सुनकर हेल्यूसिनेशंस आप कहीं ना कहीं इन चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हो। ठीक है, तो ये जैसे भी आपने एक रैंडम बात की ना कि शादी के बाद अक्सर ऐसे मामलात होते हैं या कुछ होता है, तो कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में हमारी एक परसेप्शन वर्कआउट कर रही होती है, और उसी परसेप्शन के बाद जो भी हम एक पॉइंट ऑफ व्यू क्रिएट करते हैं, फिर हम उसके पीछे चलना शुरू हो जाते हैं। बेसिक है कि स्किज़ोफ्रेनिया की एक स्पेसिफिक अगर हम एज के बारे में डिस्कशन करें तो आफ्टर 12 आफ्टर 18 आपको काफ़ी कुछ जो है ना कॉमनली नज़र आने लग जाता है। लेकिन अब ये कोई कंफर्मेशन तो नहीं है ना कि 12 के बाद आप उसको डायग्नोज कर सकते हो। ओके, तो DSM के हम जो क्राइटेरियाज होते हैं ना, उसके अकॉर्डिंग फिर हम लोग डायग्नोज कर देते हैं कि हमारा बेसिक स्टैंडर्ड जा कहाँ पे रहा है साइकोटिक। तो इसमें काफ़ी सारी वजूहात होती हैं। समटाइम हम लोग इसमें मेडिसिन्स का, ब्रेन किसी भी फिज़िकल इंजरी का, काफ़ी हमारे पास समटाइम एडिक्शंस का भी रिजल्ट आ जाता है। बहुत सारी मेडिसिन्स ऐसी हैं जो आपको हेल्यूसिनेट कर देती हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपको कोई चोट लगी है या आपका कोई एक्सीडेंट हुआ है या कोई स्पेसिफिक इंजरी हो गई है और आपने मेडिसिन ली है और आप उसके जो हो एडिक्टेड हो गए हो, तो उसके बाद भी ये सारे सिम्टम्स जो हैं इंड्यूस होना शुरू हो जाते हैं। अब अगर हम मज़ीद इस चीज़ को डीब्रीफ करें तो उसमें फिर क्राइटेरियाज बने हुए हैं कि अगर हमारी किसी स्पेसिफिक इंजरी के बाद डिज़ीज़ हो रही है तो हम उसको क्या लेबल करेंगे, हम उसको क्या डायग्नोज करेंगे, या अगर विदाउट एनी कंसर्न आपको सिर्फ मेंटली कॉज हो रही है तो हम उसको क्या डायग्नोज करेंगे। तो स्किज़ोफ्रेनिया में दोनों चीज़ें आ जाती हैं, सब्सटेंस का भी इफेक्ट आ जाता है और विदाउट इसके भी समटाइम, मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ बहुत कॉमन है हमारे पाकिस्तान में। बहुत शुक्रिया। अच्छा, एक और जो प्रॉब्लम अक्सर मैंने, ये जो लोग कहते हैं जो उनको ट्रीट कर रहे होते हैं, उनके घर वाले होते हैं, वो ये बहुत ज़्यादा कंप्लेंट करते हैं कि मरीज़ दवाई लेने से इनकार कर देता है, तो हमें अक्सर जो दवाई है वो किसी चीज़ में मिक्स करके देना पड़ती है। तो ये तो आप हमें बताएं कि साइकोथेरेपी का क्या रोल है और उस पेशेंट की कैसे काउंसलिंग करें कि वो आपकी जो दवाई है उसको ले ले, क्योंकि दवाई खाए बगैर तो वो ठीक नहीं हो सकता। बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे ही होते हैं। और यह है कि फ़र्दर अगर उसको ऐसे अटैक से बचाना हो तो फिर हमें क्या करना चाहिए? अच्छा, ये काफ़ी ज़बरदस्त है कि हम मेडिसिन्स क्या लें और साइकोथेरेपी का क्या रोल होना चाहिए। तो सबसे पहले तो हमें पता हो ना कि हमारा पेशेंट रिलाई कहाँ पे कर रहा है। सो हम बात कर रहे हैं साइकोटिक की, तो एज़ पर माय एक्सपीरियंस साइकोटिक बीमारी में ना सबसे पहले आपके सेंसेस डैमेज हो जाते हैं। लाइक आपको दुनिया की, आपको अपने सराउंडिंग्स की आहिस्ता आहिस्ता आपको ये सारे कंसर्न्स जो है ना वो ख़त्म होने लग जाते हैं। ठीक है, तो डेफिनेटली जब आपका ब्रेन नॉर्मल वर्क कर ही नहीं रहा तो वहाँ पे आपकी जितनी भी साइकोथेरेपीज़ है ना वो बिल्कुल फेल हैं। साइकोथेरेपीज़ और मेडिसिन्स इन पेशेंट के लिए कंबाइन मिलके बहुत अच्छा रोल प्ले करती हैं। आपने पेशेंट को मेडिसिन्स दी, उसके ब्रेन ने उस मेडिसिन के अकॉर्डिंग, उन्हीं न्यूरॉन्स के अकॉर्डिंग काम करना शुरू किया जो आपने उनको सॉल्ट्स दिए, व्हाटएवर एल्स। तो उसके बाद वो आपकी बात सुनेगा, आपकी बात को समझेगा और फिर ही आपका मैसेज जो है वो आगे डिलीवर होगा। तो मेडिसिन और साइकोसिस पेशेंट्स के लिए मेडिसिन का रोल 70% आ जाता है और थेरेप्यूटिक इंटरवेंशन जो हमारी दूसरी साइकोथेरेपीज़ होती हैं उनका रोल कहीं ना कहीं 30% आ जाता है। उसकी रीज़न सिर्फ यही है कि जब उसके सेंसेस ही नॉर्मल नहीं हैं तो आपकी बात कौन सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। चलें, बहुत शुक्रिया। और एक और ये कि अक्सर बहुत सारा जो एक सवाल होता है कि इस मरीज़ को घर पे इलाज करते रहें या किसी हॉस्पिटल में दाखिल करवाना चाहिए, तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं? क्योंकि ये कॉमन क्राइटेरिया हो कि जिसमें हम डिसाइड कर लें कि ये कब इस मरीज़ को दाखिल करवा देना चाहिए, घर पे अब इसका इलाज मुमकिन नहीं है। ओके, अगर आपका पेशेंट माइल्ड लेवल पे है या माइल्ड से थोड़ा सा स्वेयर पे जा रहा है, मॉडरेट पर आया है, तो हम देख सकते हैं कि हम ओपीडी बेसिस पर या हम वैसे ही काउंसलिंग के थ्रू बुलाकर हम उनको गाइड कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका पेशेंट स्वेयर लेवल पर है, लाइक वो आपको मार सकता है, वो ख़ुद को हार्म कर सकता है, उसे बिल्कुल समझ नहीं आ रही, आपको उसको बिल्कुल बांध कर रखना पड़ रहा है, तो डेफिनेटली इसके लिए रिहैब्स भी हैं, हॉस्पिटल वार्ड्स भी हैं। तो इनके लिए फिर एक प्रॉपर ट्रीटमेंट सेटअप है, यानी कि इनको डेफिनेटली आप किसी रिहैब में लेके जाएं जहाँ पे इनको 24 आवर्स मॉनिटरिंग मिले, जहाँ पे इनको मेडिसिन्स भी मिले और मेडिसिन्स के साथ बिहेवियर थेरेपी भी मिले, साइकोथेरेपी भी मिले, ताकि उसकी मुकम्मल तरीके से एक
बिल्कुल री लाइफ किया जाए उसको, और उसके आउटकम्स जो हैं हमें उसी सूरत में बेटर मिलेंगे अगर आपकी वो 24 मॉनिटरिंग के अंदर आप उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं और उसको चेक कर रहे हैं। हाँ, अगर आप ये कहें कि बिल्कुल आप जस्ट उसको मेडिसिन दे दें और वो घर वालों को आप एक तरीका बता दें कि इस तरह अगर ये डायरेक्ट नहीं खाता तो आप इसको इनडायरेक्ट दे दें, तो वो इनडायरेक्ट मेडिसिन कहीं ना कहीं उसकी इस बीमारी को फॉर द टाइम बिंग रोक देगी। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 साल के लिए मेडिसिन दे रहे हैं तो वो 2 साल तक उसी बीमारी में कहीं ना कहीं रुक जाएगा उसी ब्रेन स्टेट के साथ। तो मेडिसिन के साथ आप उसकी काउंसलिंग ज़रूर करवाएं। काउंसलिंग के साथ उसके अंदर अवेयरनेस, उसके सेंसेस नॉर्मल होंगे और फिर बहुत ज़्यादा जो है तब्दीली उसके अंदर आएगी। अच्छा, और आखिरी 2-3 सवालात कि खुराक के बारे में आपका क्या ख्याल है कि इनको कोई ख़ास किस्म की खुराक देनी चाहिए, जो नॉर्मल रूटीन की डाइट होती है वही होती है, और इनकी भूख होती कैसे है? क्या ये बहुत ज़्यादा खाते हैं, कम खाते हैं, या कैसे होते हैं? ये जो डाइट क्वेश्चंस है ना, ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करते हैं। अब हो सकता है सम टाइम पेशेंट को बहुत ज़्यादा भूख लगती हो और वो कहे कि मुझे खाने को ही देते रहो, तो अब इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम उसे इतना ज़्यादा खाने के लिए दे देंगे कि वो वेट गेन करे या वेट लॉस करे। तो ये देखना पड़ता है एज़ पर पेशेंट। आपके पास पेशेंट आएगा, आप उसको ऑब्ज़र्व करेंगे, आप उसकी पूरी हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, आपको उसके बाद ज़्यादा बेहतर समझ आएगा कि इसको क्या डाइट दे सकते हैं। अब उसका कोई स्टमक इश्यूज़ आ रहा है या उसके कोई अदर सिम्टम्स आ रहे हैं तो डेफिनेटली फिर हम डाइट के ऊपर थोड़ा सा कॉन्शियस होंगे, रेदर देन इसकी ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल डाइट इज़ गुड, लेकिन डिपेंड करता है कि आपका पेशेंट ज़्यादा खा रहा है या कम खा रहा है। तो उसके दरमियान में एज़ पर नीड ऑफ़ योर पेशेंट हम फिर इन चीज़ों को डायग्नोज कर सकते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया। और एज ए न्यूरो सर्जन 2-3 चीज़ें जो मैं अपने स्टूडेंट्स को, अपने सुनने वालों को बताना चाहता हूँ कि बेसिकली एज ए न्यूरो सर्जन मेरा इंटरेस्ट क्या है साइकेट्रिक डिजीज़ के अंदर। तो बेसिकली अगर आप सर्च करें कि जो रीसेंट इंटरवेंशन हो रही हैं, ये जितनी भी इवन एपिलेप्सी है, पार्किंसनिज्म है, ये जो साइकेट्रिक डिजीज़ हैं, हमने देखा है कि कई दफ़े ये रेजिस्टेंट होते हैं कि मैक्सिमम फार्माकोथेरेपी, मैक्सिमम साइकोथेरेपी के बावजूद भी ये पेशेंट ठीक नहीं होते। तो जो एक नया इसके अंदर ट्रेंड आ रहा है कि इसके अंदर क्या करना चाहिए एपिलेप्सी में, पार्किंसनिज्म में और साइकेट्रिक डिजीज़ में, तो जो एक न्यू कंसेप्ट आ रहा है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन। तो बेसिकली जो न्यूरोसर्जन ज़्यादा कंसर्न है वो है डीप ब्रेन स्टिमुलेशन की तरफ। ये एक ऐसा तरीका इलाज है कि इसमें दिमाग के कुछ हिस्से, याद रखिएगा ये सबकॉन्शियस की बात हो रही होती है, दिमाग के 2 हिस्से होते हैं। एक वो होते हैं जो आपको बेसिकली इंसान को इंसान बनाते हैं, जिसको हम कॉर्टेक्स कहते हैं, और दूसरा जो है आपका ये नीचे एक सर्किट है, लिम्बिक सिस्टम कहते हैं, या जो हमारा प्रिमिटिव ब्रेन है। प्रिमिटिव ब्रेन के कुछ हिस्से ऐसे हैं जिनको अगर स्टिमुलेट किया जाए तो वही जो हम बाहर से रतूबतें दे रहे होते हैं वो खुद ब खुद ये रतूबतें प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं। तो इसमें ये फ़ायदा होता है कि एक तो बाहर से आपको कोई दवाई नहीं लेना पड़ती, और कई दफ़ा ये देखा गया है कि इनको फॉर लाइफ ट्रीटमेंट देना पड़ती है अगर दवाइयों पे। तो अक्सर लोग जो होते हैं वो दवाई खाना छोड़ देते हैं, या वही है कि ये दवाई लेते नहीं हैं। तो उनके लिए एक बहुत अच्छा तरीका इलाज है कि डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करके इन मरीज़ों को ज़िंदगी की तरफ लाया जा सके। हाँ, ये है कि ये तरीका इलाज बहुत महंगा है, लेकिन फिर भी ये फ़ीज़िबल है, और सारी ज़िंदगी दवाइयाँ खाने से बेहतर है कि आप एक ही दफ़ा अगर डीप ब्रेन स्टिमुलेशन करवा के इसका इलाज करवा लें। और सबसे आखिर में एक बहुत ही कॉमन बात जो मुझे उस्मान गनी साहब की बातें याद आती हैं कि फाइनल ईयर में हमें पढ़ाया करते थे, तो कहते थे कि न्यूरोसिस और साइकोसिस में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो वो कहा करते थे कि जो डिफरेंस होता है वो इनसाइड का होता है। जैसे अभी मैडम ने बताया कि अगर आप सेंसेस में हैं तो आपको हो सकता है कि एंग्जाइटी हो, अगर आप सेंसेस में नहीं हैं तो इसका मतलब है कि आप साइकोटिक हैं। और वो एक बहुत ही अच्छी कॉमन सी मिसाल दिए करते थे कि एंग्जाइटी वाला मरीज़ या डिप्रेशन वाला ख़ुद कहता है कि मैं बीमार हूँ, और जो साइकोटिक पेशेंट होता है वो अक्सर ये कहता है कि मैं ठीक हूँ, बाकी सारी दुनिया पागल है या बीमार है। तो अल्लाह ताला हम सबको सेहत में रखे, और हमारी इस वीडियो का जो मकसद है टोटली एजुकेशनल है और पेशेंट की एजुकेशन है। और मैं चाहता हूँ कि हम इसी तरह की मज़ीद भी वीडियोज़ मैडम के साथ बनाएँ, और इंशाल्लाह हम इनको नेक्स्ट भी इनवाइट करेंगे। वामा अलैना इल्लल बलाग।